हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इमेज सेंसिंग एंड एक्वाइजेशन पे। जैसा कि आपको याद होगा से तो हमने अभी बात नहीं की सेंसर पे, लेकिन एक्वाइजेशन पे हमने बात की थी। इमेज एक्वाइजेशन यानी कि किसी चीज़ का इमेज कैप्चर करना। तो वो किसी डिजिटल चीज़ से भी हो सकता है, इंसानी आँख भी उसमें एक एग्जांपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेज सेंसिंग, सेंस करना, किसी चीज़ को महसूस करना, ठीक है जी। तो सबसे पहले आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, यानी कि एक ह्यूमन आई का अल्लाह ताला ने किस तरह से एक इंसानी आँख का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इंसान सोच भी नहीं सकता। देखें, थ्री मेम्ब्रेन्स यानी कि इसके तीन हिस्से आते हैं। इसमें मेन जो चीज़ें हैं, एक बच्चों द कॉर्निया एंड सेक्लेरिया आउटर कवर। अब इसके लास्ट में लिखा हुआ आउटर कवर, यानी कि आँख का जो आउटर कवर होता है ना, उसमें ये दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कॉर्निया, एक होता है सेक्लेरिया। कॉर्निया यानी कि आपका वो ब्लैक हिस्सा आँख का, जहाँ यानी कि लाइट एंटर करती है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि होता क्या है कि कोई वहाँ पे आप किसी चीज़ को अगर देख रहे हो, वहाँ पे एक सोर्स होगा, यानी कि आप बल्ब, यानी कि कहीं कमरे में बैठे हो, वहाँ पे बल्ब जला होगा, कोई लाइट जल रही होगी, या अगर आप बाहर हो तो सोर्स जो होगा वो सन हो सकता है, यानी कि सूरज की रेडिएशंस, या चांद भी हो सकता है। रात के वक्त अगर आप कहीं खड़े हैं तो आपको थोड़ा बहुत नज़र आता है, क्योंकि चांद की इतनी खास रेडिएशंस नहीं होती, बहुत कम रेडिएशंस होती हैं उसकी। तो सूरज की मिसाल लेते हैं। सूरज से जब कोई रेडिएशन आती है, यानी कि लाइट रेज जो है वो एमिट करता है सूरज, तो क्या होता है, वो रेडिएशन जब एमिट होती है तो आके जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, लाइक आपके सामने कुछ साइकिल खड़ा हुआ है, तो साइकिल की बॉडी से जाके वो टकराएंगी, और वो जब उससे टकराएंगी और आकर उस यानी टकराने के बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट करके आपकी आंख में आके एंटर करती हैं, ठीक है। फिर एक इमेज बनता है, वो आप अभी स्टडी करेंगे, मैं आपको बताता हूँ सारा हिस्सा, लेकिन अब इस पर बात करते हैं। तो वो जब आपकी आंख में आके इमेज बनता है, फिर आप उसको देख पाते हैं। अगर ऐसा हो कि किसी चीज़ के साथ, यानी कि रेडिएशंस जो है, जो सूरज से रेडिएशंस आ रही हैं, वो टकरा ही ना सकें, यानी कि उसके साथ आके टकरा ही ना हो, कोलाइड ही ना हो, तो वो चीज़ आपको नज़र नहीं आ सकती। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है। तो यही चीज़ है कि इंसान सोचता है कोई ऐसी चीज़ बनाई जा सकती है, यानी कि वो दिखाई ना दे। जैसे आपने देखा होगा, आप ज़्यादातर बच्चों ने शायद देखी हो, वो जो हैरी पॉटर वाली मूवी थी, उसमें एक जादुई चोगा था जिसके अंदर हैरी पॉटर दिखाई नहीं था देता जब भी उसको पहन लेता था। तो लाइक ऐसा अगर चोगा बनाया जा सके, तो मैं आपको बताता हूँ असल उसकी क्या मिसाल होगी। वो जो चोगा है ना, वो कुछ इस तरीके का होगा, वो कुछ इस तरीके की बॉडी होगी जिसके साथ जो रेडिएशन है आके टकरा नहीं पा रही, ठीक है, यानी कि उसमें उसको टच करके गुजर जाती हैं, यानी कि उसको उससे टच होने के बाद कोलाइड नहीं करती, उससे कोलाइड नहीं करती, मतलब उसमें अब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब्जॉर्ब की भी कहानी एक अलग है, ये उससे गुजर जाती हैं, ठीक है, इस तरह से समझो, उसमें से गुजर जाती हैं। तो वो बॉडी यानी कि फिर यानी कि गायब हो सकती है। अब चले, उस चीज़ की मैंने आपको सारी कहानी बता दी। अब इंसानी आँख की बात कर रहा था। ये कॉर्निया क्या चीज़ है बच्चों? वो जो यानी ब्लैक कलर का मैं बता रहा था एरिया होता है ना, वो कॉर्निया होता है। आउटर लेयर सबसे ये पाई जाती है, ये देखें, ये कॉर्निया, ये वो हिस्सा है कॉर्निया। उसके बाद ये सक्लेरिया क्या चीज़ है? वो जो आपकी आंख का सफ़ेद हिस्सा होता है ना, जो सफ़ेद आंख होती है, सफ़ेद सारा इर्द गिर्द एरिया, और सेंटर में ब्लैक कलर का आपका मतलब आई है, या कईयों का को और भी कलर होता है, डिफरेंट कलर होते हैं, अल्लाह की तहलीक है। तो देखा जाए तो देखिए, उसको सक्लेरिया कहा जाता है, जो वाइट एरिया है। उसके बाद द कोराइड, ये मिडल एरिया होता है, मिडल पार्ट ऑफ आई, डैट्स, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये अपने क्या नाम है यार, ये एरो से बता रहा हूँ, यहाँ पे होता है मिडल एरिया, ठीक है। तो ये मिडल एरिया क्या करता है जी, लाइट को, जो रेडिएशंस आ रही होती हैं उनको अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जो लाइट आ रही है ना, यानी रिफ्लेक्ट होके आ रही है, रिफ्लेक्टेड रेज आ रही हैं, वो उनको अब्जॉर्ब करता है। जब वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, यानी वो उस चीज़ को अब्जॉर्ब कर लेता है, उन रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेता है। देन रेटिना की बात आती है। रेटिना ये वाला हिस्सा है हमारा आँख के अंदर, जो एक हिस्सा होता है, वहाँ पे आ जाकर इमेज बनता है, वहाँ पे जी आ जाकर इमेज बनता है। रेटिना इज़ द मेन पार्ट जहाँ पे इमेज बनता है। तो देखें क्या यार, एक पूरा आइडिया इसके पीछे। अब देखें, रेटिना, एक बात तो मैंने कर दी, देखें वो आगे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इमेज्ड ऑन द रेटिना, यानी कि ये वो वही बात कर रहा है, वो जो लाइट आती है वो एक इमेज बनाती है ऑब्जेक्ट की हमारे रेटिना के। लेकिन वो इमेज देखें, आपको मैं बता दूँ होता कैसा है, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट होता है उस इमेज का। ये देखें, नेक्स्ट पार्ट में दिखाया गया इंसानी आँख में कैसे इमेज बन रहा है। ये देखें सामने एक कह लें, अब ये मेरे ख्याल में तो शायद वही दरख्त है जो क्या नाम है, खजूर का दरख्त है, ठीक है। एक खजूर का दरख्त है जिसे यहाँ से एक इंसान देख रहा है, उसकी आँख, सिर्फ आँख को ड्रा किया गया। तो देखें, उससे रेज़ रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं ये,
तो यहाँ पे आके रेटिना के अंदर एक स्केच बन रहा है, आंख के अंदर एक स्केच बन रहा है। वो जो स्केच है वो 180 डिग्री का फेस शिफ्ट है। देखो वो बिल्कुल उल्टा दरख्त यहाँ पे बना है उसकी आंख में, इंसानी आंख में बिल्कुल ऑब्जेक्ट उल्टा बनता है, 180 डिग्री का फेस शिफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन वो सीधा कैसे हो जाता है? देखो दिमाग को जो यानी कि जब वो बनेगा फिर पता क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन आगे ब्रेन को जाएगी। जब ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तब हम देख पाते हैं चीज़ क्या है, ठीक है। देखें इसके पीछे अल्लाह ने क्या क्या यानी चीज़ रखी हुई है। अब हम ये नहीं जानते कि अल्लाह ने ये क्या मतलब सोच कर ऐसा किया, क्या सोचकर ऐसा बनाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें क्या तहलीक है कि आँख के अंदर तो चीज़ उल्टी यानी कि स्केच बन रहा है, लेकिन जो दिमाग है प्रीवियस में जो मतलब सारा बीच में स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, उसको फिर से सीधा करके हमें दिखाता है। तो यार वो रब की तहलीक है कसम से। हम बहुत पीछे हैं अभी इंसान, हम तो पहुंच ही नहीं सकते वहाँ तक। तो देखें इमेज फॉर्मेशन इन द आई, ये मैंने आपको बता दिया। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। अब बारी आती है, देखो होता क्या है, ये फोटान है। फोटान मतलब कि वो रेडिएशन में, रेडिएशंस में फोटान ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इनका यूनिट है। तो ये काफ़ी इनका मतलब लंबा स्केल होता है एनर्जी के लिहाज से। और आगे फ्रीक्वेंसी है और फिर वेवलेंथ का स्केल है। अब मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ इन तीनों स्केल्स में, यानी कि ये तीनों आपस में कैसे यानी कि रिएक्ट करते हैं। देखो बच्चों, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना उतनी एनर्जी ऑफ फोटान ज़्यादा होगी। यानी कि जितनी दफ़ा फ्रीक्वेंसी आपको पता है पर साइकिल मतलब फ्रीक्वेंसी, एक साइकिल कितनी एक इमेज है ना, तो अगर मैं कहता हूँ ये जो वीडियो है ये 60 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पे चल रही है, तो उसका मतलब है एक सेकंड के अंदर 60 इमेजेस जो है वो गुजर रही हैं, ठीक है। इसका ये मतलब होता है। तो यही चीज़ है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा एनर्जी ऑफ फोटान होगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि एनर्जी ऑफ फोटान जो है वो वेवलेंथ के बिल्कुल अपोजिट है। बिकॉज आप जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशनशिप है वो इन्वर्स है। देखें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, और अगर देखा जाए तो एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा होगा। ये आपको पता है ना, स्पीड ऑफ लाइट की इक्वेशन है सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का, लैम्डा वेवलेंथ होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप। जब फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ फोटान के डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशनशिप किसी और चीज़ के साथ होगा वही एनर्जी ऑफ फोटान का होगा। इसका मतलब जो एनर्जी ऑफ फोटान है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम एनर्जी होगी, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी ऑफ फोटान होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखा जाए तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी है, गैमा रेज की। ये नीचे स्केल बता रहा है यानी कि किन वेव्स की कितनी वेवलेंथ है। रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा है, माइक्रोवेव्स की इस एरिया के अंदर आती है। देखिए 10, ये वाइट लाइन बता रही है 10 पर इज़ -1 और 10 पर इज़ -4 के बीच बीच में ही आती है, ठीक है। तो माइक्रोवेव्स की कह लें कि एनर्जी का हिसाब लगाया जाए तो ये उससे कम है, ठीक है। माइक्रोवेव्स की एनर्जी जो है रेडियो वेव से ज़्यादा है, ये आप ऐसे कह सकते हो। या हम यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। देखें इसकी वेवलेंथ कम है गैमा रेस की, तो ये जो है गैमा रेस, ये क्या है जी, मैं आपको बता रहा हूँ। गैमा रेस की जो एनर्जी है वो ज़्यादा क्या नाम है ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। गैमा रेस की सबसे ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे अभी तक जो इंसान ने दरियाफ्त की है रेस। उसके बाद एक्स रेज आता है, एक्स रेज की एनर्जी जो है गैमा रेज से थोड़ी कम है, अल्ट्रा वायलेट की फिर उससे कम है एक्स रेज से। उसके बाद एक विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, ये इंसान देख सकता है, इनकी बात हो रही है। कौन कौन सा कलर है, देखो वायलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ये सब हम कलर देख सकते हैं। और अल्ट्रा वायलेट और ये इंफ्रारेड ये एक साइड की बात है, ये हम नहीं देख सकते। ये इंसानी आँख की बात हो रही है, विजिबल स्पेक्ट्रम यानी जो कुछ हम देख सकते हैं। आगे इंफ्रारेड रेज आ जाती हैं, तो ये एनर्जी का आप स्केल तो समझ ही गए हैं। अब होता क्या, एक्स रेज़ आप जानते हैं हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्स रेज़ का इस्तेमाल होता है यानी कि आपको पता है हमारे इंसानी जिस्म का एक्सरे बनाया जाता है तो हमें बोन्स नज़र आती हैं, अपनी हड्डियाँ नज़र आती हैं, एक ढांचा नज़र आता है, तो उनके लिए इस्तेमाल होता है गैमा रेज़। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज़ और ये रेडियो वेव्स का बच्चों आजकल इस्तेमाल होता है। मैं आगे ये पढ़ाने भी वाला हूँ, ये मिसाल है इस लेक्चर के अंदर। रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है एमआरआई में, एमआरआई में इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ। चले वो जब आता है उसकी बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। माइक्रोवेव ओवन्स आपको पता होगा, माइक्रोवेव रेस का इस्तेमाल किया जाता है खाने को गर्म करने के लिए, यानी वो एनर्जी एमिट करता है अपना क्या नाम है ओवन। तो माइक्रोवेव ओवन में से जब माइक्रोवेव्स रेज निकलती हैं तो क्या होता है, खाना उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, जो भी बीच में आप चीज़ रखते हो उसके साथ वो रेज बार बार जाके टकराती हैं ना, तो वो हीट अप हो जाता है। ये चीज़ है, सारा ये बीच में कंसेप्ट है।
अब ये जस्ट दिखाया गया कि कोई भी यानी कि सिस्टम है ना, उसमें क्या होता है जी, एनर्जी एंटर हो रही होती है, कोई फिल्टर लगा होगा, यानी ये एक मास्क की बात कर रहा है, एक सेंसिंग मटेरियल होगा, ये सारा कंसेप्ट आगे आप मिसालों से समझोगे। यहाँ पे फर्स्ट आता है, जब बच्चों पहले फिल्म चलती थी ना, तो वहाँ पे क्या होता था, इस तरह से पिक्चर एक पट्टी के ऊपर यानी एक रॉड के ऊपर एक पूरी कह लो इमेज टाइप उन्होंने एक रोल करके रखी होती थी। जैसे जैसे मतलब कि वो रोटेट करता जाता था, ये देखो ना ये रोटेट कर रहा है, जैसे जैसे ये रोटेट करता जाता है, रोटेशन करता जाता है, यानी एंगुलर मोशन कर रहा होता है। तो ये जो सेंसर है, जैसे जैसे यहाँ पे इमेज आता जाएगा, इसको सेंस करता जाएगा लीनियर मोशन करके, यानी ये कभी लेफ्ट को जाएगा कभी राइट को जाएगा, पूरी इमेज को सेंस करके आगे क्या करेगा, एक इमेज बनाएगा। ये देखें लिखा हुआ है, वन इमेज लाइन आउट पर इंक्रीमेंट ऑफ रोटेशन एंड फुल लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंसर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका पता क्या मतलब है, यानी एक रोटेशन हुआ, सेंसर ने पूरा लेफ्ट से लेकर राइट तक मूव किया, और उसके नतीजे में क्या हुआ जी, एक इमेज बना। ठीक है, समझ आ रही है ना, डैट इज़ द कंसेप्ट। और इसी कंसेप्ट से फिल्म दिखाई जाती थी पहले ज़मानों में। अब तो यार ज़माना डिजिटल हो गया, ज़्यादा मतलब कि आगे बढ़ गया इंसान। और उसके बाद आता है, अब हम मेडिकल में जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में भी ये सारा काम होता है। देखो एक तरफ ये है लाइट सेंसिंग मशीन, इसका क्या होता है जी, इसमें एक्स रेज आ जाता है, एक्स रेज इसकी मदद से किए जाते हैं। अब इसमें भी वही कंसेप्ट है कि होगा क्या, पहले एक रे आएगी, इंसान से टकरा कर वापस जाएगी, तो एक इमेज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा, एक लाइन बन जाएगी। और इसी तरह से जैसे जैसे मतलब कि एक रे आके टकराती जाएगी, पहले एक रे टकराती है वापस जाती है तो एक लाइन बन जाती है, फिर दूसरी रे आती है, फिर टकराती है, दूसरी लाइन बन जाती है। मतलब इन लाइन्स को ही मिलाकर एक पूरा इमेज बनता है। तो ये कंसेप्ट है, ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये जो आपको मशीन नज़र आ रही है, ठीक है, ये मशीन दो टाइप्स की एग्जांपल में आता है। आजकल एमआरआई में भी ये मशीन जो है, ये जो आपको 3D ऑब्जेक्ट दिखाया गया, 3D ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। ये तो यहाँ पे इन्होंने सिलेंडर टाइप चीज़ रखी हुई है ना, इंसानी जिस्म हो सकता है, जैसे आपको एमआरआई मशीन के अंदर रखा जाता है। तो मैं ज़्यादा एमआरआई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये टेस्ट करवाया हुआ है अपना, दिमाग के लिए मसला था मुझे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से काफ़ी हद तक हल हो चुका है। तो देखो होता क्या है, एमआरआई में हमें ना कुछ इंजेक्शन टाइप लगाया जाता है, तो हम तकरीबन स्लीप हो जाते हैं, हमें ज़्यादातर पता नहीं चल पा रहा होता, थोड़ा थोड़ा ही हमें बस सेंसिटिव मतलब सेंस हो रहा होता है, अच्छा जी ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है। होता क्या है, आपको ना यानी कि मूव करवाया जा रहा होता है आपके जिस्म को। तो जो अपना होता है ना, अपना क्या इसका नाम है यार, एमआरआई, उसमें अपना वो इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, रेडियो वेव्स प्लस मैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है उसमें, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है, जिसमें से रेडियो वेव्स एमिट होती हैं, इंसान के जिस्म के अंदर तक वो डिस्प्ले दिखाती है, यानी कि इंसान का पूरा क्या लो स्ट्रक्चर दिखा देती है। यानी कि इसी वजह से आज एमआरआई बहुत आ गया। यानी कि कोई भी डॉक्टर के पास आप जाते हो ना, तो वो मसला चेक करने के लिए पहले जाके कहता है यार जाओ पहले एमआरआई करा के आओ। एमआरआई में सब कुछ उसे पता चल जाता है, सब कुछ उसके सामने आ जाता है। तो यही एक कंसेप्ट है एमआरआई का। अब यहाँ पे देखिए एक्सरे सोर्स लिखा हुआ है, एक्सरे की तो मैंने बात ही नहीं की, क्योंकि ये मिसाल जो सामने आपके पढ़ी हुई है ना, ये पता किस चीज़ की है, एमआरआई का। चले मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट दे लूँ, देखिए पता क्या होता है, पहले एक दफ़ा रेडियो वेव्स आके इसको टकराएंगे इंसानी जिस्म को, फिर इंसानी जिस्म थोड़ा मूव करता है, यहाँ आगे जाएगा, यानी ये लीनियर मोशन होगी, इंसान का जिस्म आगे जाएगा यानी कि पीछे की तरफ, मशीन के पीछे की तरफ या आगे की तरफ, यानी जिस स्ट्रक्चर की उनने बनानी है वो थोड़ी मूवमेंट होती रहेगी। एक लीनियर मोशन होगी, एंगुलर मोशन तो ये सारा सिस्टम ही कर लेगा, उसका मसला नहीं है। अब एक्सरेज की बात करूँ, ये पता किस सिस्टम की बात हो रही है, ये जो सिंपल यानी कि बोन्स वगैरह जो दिखाई देती है ना जिस सिस्टम में, उसकी बात हो रही है। ईसीजी इसमें आ जाती है, ईईजी भी आ जाती है, तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। तो यहाँ पे ये लेक्चर दी एंड होता है। ये आगे इमेज फॉर्मेशन का जो लेक्चर है वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। ये जस्ट थोड़ा सा ही लेक्चर रह गया, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन एंड इमेज फॉर्मेशन। तो ये चीज़ें बच्चों इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पे इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। खुदा हाफिज़।